तो प्यारे स्टूडेंट, नीट का पेपर फिजिक्स में क्या बोर्ड की तरह टफ आने वाला है। जिन जिन नीट के बच्चों ने बोर्ड का इस बार का पेपर फिजिक्स का नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि लेवल जो है फिजिक्स का बहुत ईयर बाय ईयर काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो बोर्ड का जैसा पेपर गया आप लोगों को बताइए, बच्चों का फीडबैक क्या रहा। तो क्या नीट के स्टूडेंट्स का भी जो फिजिक्स का लेवल है काफी टफ रहेगा और या एवरेज रहेगा, मॉडरेट रहेगा, तो इस बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में जो बोर्ड के स्टूडेंट ने जो इस बार बोर्ड के एग्जाम दिए हैं फिजिक्स में, कितने परसेंट बच्चे पास हो सकते हैं, कितने परसेंट आपका एवरेज मार्किंग में जा रहे हैं, तो इसको भी डिस्कस कर लेंगे। 90% स्टूडेंट का यहाँ पे ये कहना था कि जो फिजिक्स का पेपर रहा है बहुत टफ रहा है, और बहुत से बच्चों ने तो ये तक कह दिया कि सर इस बार हम पास नहीं होने वाले। और ये आपका ऑल इंडिया जितने भी फीडबैक्स निकल के आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, इनके पीछे रीजन ये है कि जो तीसरा सेट था वो स्टूडेंट के नजरिए में काफी ज्यादा टफ था। और ये मैं एवरेज बता रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट का आपका आउटकम रहा है, जितने बच्चों का आपका रहा है, आपका फीडबैक रहा है कि जो बोर्ड का पेपर था इस बार टफ था। तो अब यहां से एक तरह से एक अंदेशा मिल जाता है यहाँ पे कि क्या जो बोर्ड में जो आपका इस बार जो पेपर आया था जैसा लेवल था, क्या नीट में भी आपका फिजिक्स का लेवल बहुत हार्ड रखा जाएगा। तो इसके बारे में हम अच्छे डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बोर्ड के स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट्स ने अगर एटलीस्ट गिवन भी लिख के आए हैं पेपर में, तो उनको नंबर सीबीएसई के अकॉर्डिंग आपका मिलेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन को आप एज अ ब्लैंक छोड़ के आ गए हैं तो उसमें आप भूल जाइए कि आप लोगों को वहां पे नंबर कुछ अलॉट हो पाएंगे, क्योंकि सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो आपका स्टेप्स में बटा होता है। सबसे पहले वहां पे गिवन आता है, गिवन के बाद आपका रिक्वायर्ड टूल्स आते हैं, उसके बाद आपके डायग्राम्स या ग्राफ्स वगैरह आते हैं, देन सॉल्यूशन करना होता है। अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो किया है, आप गिवन भी लिख के आए हैं, सॉल्यूशन आपने नहीं निकाला है, आपने आधा भी किया है, डायग्राम भी नहीं बना के आए हैं, तब भी आपको मार्क्स वहां पे अलॉट होंगे। तो इस तरह के स्टूडेंट तो आपका ये मान के चलिए 70 प्लस है, 60 प्लस आपका लेके एग्जिट ले लेंगे। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं किया है, वो केवल एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए वहां कि हाँ भाई ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, अब क्या कहते हैं हमारा क्या होगा। ठीक है, तो इस वाले चक्कर में या कितने स्टूडेंट तो वेटिंग में लगे होंगे कि हाँ भैया कि एंड में आपका कि हम पूछ लेंगे किसी से। लेकिन भाई आज वहां पे तो सबको अपना अपना सॉल्यूशन निकाला। जब स्टूडेंट का अपने सॉल्यूशन नहीं निकल रहे हैं तो आप लोग का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जिन जिन स्टूडेंट ने एटलीस्ट गिवन लिखा हुआ है वहां पे आपका आधे सॉल्यूशन भी निकाल के आए हैं, गिवन लिख के डायग्राम बना गया है, तब भी आपको नंबर मिलेंगे। तो इसलिए चिंता मत कीजिए, मार्किंग लीनियंट होगी, क्योंकि बोर्ड में ऑलरेडी आपका स्टूडेंट्स ने, स्कूल्स ने आपका वहां पे क्या कर दिया, मेल सेंड कर दिए हैं, तो जिसमें आपका ये बता दिया गया है कि जो पेपर का लेवल है काफी टफ था। तो फिलहाल बात कर लेते हैं यहाँ पे बोर्ड की। तो स्टूडेंट्स जिन जिन बच्चों ने आपका मेल नहीं किया है सीबीएसई की पैनल में जाके, वहां पे आप मेल कर दीजिए कि हमारा जो पेपर था काफी टफ था, लेवल काफी टफ था, तो इस वजह से हम लोगों का जो मार्किंग स्कीम थोड़ी लीनियंट होनी चाहिए। कुछ स्कूल ने इसको फॉलो करके आपका सेंड कर भी दिया। अब बात कर लेते हैं नीट एंड जेईई की। सबसे पहले नीट की बात कर लूँ। जो बच्चे नीट और जेईई में यहाँ पे फॉर्म भरा हुआ है, जिन जिन कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आपका 3 साल 4 साल ड्रॉप आउट भी रहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में जब स्टूडेंट बैठ रहे हैं तो सारे जितने भी कंटेस्टेंट होते हैं सारे इक्वल होते हैं, तो वहां पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है कि ये आपका फ्रेशर है या ड्रॉपर है या 1 साल है, 3 साल है, 4 साल है। वो बात अलग है कि मैंने आज तक आपका स्टूडेंट को 6 साल ड्रॉप आउट भी देखा है नीट में, और कितने तो ऐसे भी देखे होंगे भैया कि रिटायरमेंट के बाद भी कितने तो आपका गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद भी नीट फिल करके उसके लिए अप्लाई करते हैं। तो ये उनका एक अंदर से आपका एक डिजायर होती है कि हम भी मेडिकल में जाएं, तो ये कुछ नहीं, तो एज बैरियर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है। तो ये मत सोचिएगा कि हमारा 1 साल ड्रॉप आउट हो गया, 3 साल 4 साल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो नीट आपका एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है मेडिकल साइंस में, तो उसको आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे क्या करना है, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए अच्छे से देखिए। और दूसरी चीज यहाँ पे जो लेवल है फिजिक्स का, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो आपके बायो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए आपका जो फिजिक्स ऐसी होती है जैसे आपका जो चूहा होता है बिल्ली को देख के भागता है, उसी तरह बायो के स्टूडेंट जो होते हैं फिजिक्स को लेके भागते हैं। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स उनके आपका फिजिक्स थोड़ी मैथ्स भी इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, अब पास्ट ईयर की बात करें, पास्ट ईयर में जो पेपर का लेवल रहता था वो थोड़ा इजी रहता था, थोड़ा लीनियंट रहता था, उसमें थोड़ी क्या मार्किंग स्कीम मतलब उस हिसाब से सेट की जाती थी कि मतलब कि थोड़ा मतलब जो लेवल था वो भी ईजी रहता था, और नंबर ऑफ कंटेस्टेंट भी कम होते थे। लेकिन अब तो नंबर ऑफ कंटेस्टेंट ही आपका 18 लाख 20 प्लस लैक्स में आपका जाते हैं, क्योंकि उसमें आपका जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं आपका वो भी आपका ऐड होते हैं। तो मास स्केलर क्वांटिटी सभी जानते हैं, वो आपका ईयर बाय ईयर ऐड होती रहेगी। फिलहाल इसके बारे में टेंशन
नहीं लेनी है। लेकिन जो नंबर ऑफ सिंसियर स्टूडेंट्स होते हैं वो केवल आपका 50 से 40% ही होते हैं जो वहां पे एक्चुअल में कंपटीशन को हिट करने के लिए आते हैं या अपना एक कैरियर बिल्ड करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो सिंसियरिटी सबसे मस्ट है। ठीक है, तो यहां पे आपका फिजिक्स का लेवल की मैं बात कर रहा हूं, फिजिक्स का लेवल तो ये मान के चलिए आपका ये तो जाएगा ही ऊपर आपका। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी वजह से यहाँ पे रैंक बैरियर क्रिएट होता है। फिजिक्स की वजह से ही आपकी एक अच्छी रैंक अलॉट होती है। अगर स्टूडेंट्स के आपका सेम मार्क्स आ रहे हैं आपका बायो फिजिक्स केमिस्ट्री में, लेकिन फिजिक्स में आपका अच्छा स्कोर होता है तो वहां पर रैंक थोड़ी ऊपर आ जाती है। ठीक है, सेम मार्क्स में फिजिक्स को प्रायोरिटी थोड़ी ज्यादा मिलती है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये आपका केवल नीट की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं आपका जेईई की बात कर रहा हूं। फिजिक्स और मैथ्स में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, तो इसलिए आप लोगों को इन कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए ही कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन करनी चाहिए। स्कूलों में थोड़ा लूपहोल ये होता है कि स्कूलों में उस लेवल की ये नहीं मिल पाती है, इसलिए स्टूडेंट्स का 3 से 4 साल आपका 5 साल का बैकलॉग लगते रहता है। इस वजह से कंपटीशन स्टूडेंट्स का हिट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो स्कूल्स में नहीं जाएंगे, स्कूल की स्टडी के बियॉन्ड है कंपटीशन। ठीक है, और बहुत ज्यादा गैप है। स्कूल अगर यहाँ पे है तो कंपटीशन बहुत ज्यादा ऊपर है। ठीक है, तो ये मान के चलिए स्कूल का जो लेवल है और कंपटीशन का लेवल है बहुत ज्यादा गैप है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो फिजिक्स में आपने क्या करना है मैं ये बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, आपको अच्छे से सबसे पहले तो मैकेनिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ठीक है, मैकेनिक्स को रिवाइज ऐसे करना है कि जो आपके पुली सिस्टम होता है, न्यूटन्स लॉ का स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, इनर्शिया नॉन इनर्शियल फ्रेम का हो गया, ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, दूसरी चीज पार्टिकल फिजिक्स में आपका जो आपका सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है, रोटेशनल डायनेमिक्स है, इनको अच्छे से करके जाना है क्योंकि ये काफी ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका सेंटर के अबाउट, ठीक है, और आपका कोई भी ऑफसेट पॉइंट के अबाउट आपको निकालना तो आना ही चाहिए, साथ में उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, देन ये बात मैं उनके लिए कर रहा हूं जो आपका बोर्ड के साथ दे रहे हैं, प्लस जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं। ये नहीं कि बस केवल आपका ये बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है या आपका ड्रॉप आउट बच्चों के लिए, सभी के लिए। तो मैकेनिक्स में आपको एटलीस्ट न्यूटन्स लॉ हो गया आपका, और दूसरा पार्टिकल फिजिक्स में आपका यहाँ पे रोटेशनल डायनेमिक्स हो गया आपका। ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट हो गया। ठीक है, एंड के अबाउट निकालना या किसी भी ऑफसेट पॉइंट के अबाउट निकालना रेगुलर ज्योमेट्री में, ठीक है, वो आना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट की वेटेज बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट की वेटेज बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि इससे आपका बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं। और पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल का जो फंक्शन होता है आपका, पोटेंशियल जो आपका ग्रेडियंट होता है, ठीक है, एक तो आपका हॉलो स्फेयर के अबाउट, एक का कंडक्टिंग स्फेयर हो गया, एक नॉन कंडक्टिंग स्फेयर हो गया। तो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग में दोनों का वेरिएशन पता होना चाहिए, उसका फंक्शन का जो कैसे निकाला जाता है और क्या उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, ये सारी चीजें आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए। अब ये चीज आपको करनी कैसे है मैं फिर से बता दे रहा हूं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मैकेनिक्स में मैंने 2 टॉपिक बता दिए। ठीक है, दूसरी चीज आपका इलेक्ट्रोस्टैट के मैंने आपका पोटेंशियल वाले कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसका फंक्शनल इक्वेशन जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में जो रिलेशन होता है, ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जनरेट होते हैं वहां पे। ठीक है, कोई भी पोटेंशियल का फंक्शन देगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका वेक्टर निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको निकालना आना चाहिए। अगली चीज यहाँ पे आती है मैग्नेटोस्टैटिक्स। मैग्नेटोस्टैटिक्स में आपका क्या, चार्ज पार्टिकल से रिलेटेड कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, या आपका मैग्नेट रखिए, सो बार मैग्नेट है, ठीक है, डायपोल क्रिएट हो रहा है, तो अलग अलग पॉइंट्स में आपका अलग अलग पोजीशन पे आपका डायपोल रखे होंगे। ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स में आपका यहाँ पे अलग अलग पोजीशन में डायपोल रखे होंगे। ठीक है, नॉर्थ साउथ हो गया, नॉर्थ साउथ हो गया, यहाँ पे एंगल दे देगा 60 डिग्री, तो बता दोगे रिजल्टेंट कितना होगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एन मतलब क्या होता है आपका प्लस एम, प्लस मोनोपोल होता है, और यहाँ पे माइनस मोनोपोल होता है, ये प्लस एम होता है माइनस एम। डायरेक्शन क्या होती है पता होना चाहिए। ठीक है, डायपोल की, मैग्नेट पोल की, तो इससे आपका रिजल्टेंट वैल्यू निकालने आनी चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैट भी अच्छी होगी और मैग्नेटोस्टैटिक्स भी हो गई। अगला आता है एसी। एसी में पैरेलल एलसीआर सर्किट के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेलल और आपका रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, उसमें आपका इंस्टेंटेनियस करंट इक्वेशन निकालनी आनी चाहिए, एवरेज पावर डिसिपेशन की वैल्यू प्लस फंक्शन दोनों पता होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, बाकी आप लोग के अपने क्या डाउट्स हैं फिजिक्स में वो तो आप नीचे डाल ही सकते हैं, साथ में आपका इस नंबर पे आपका
8126830659 पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मेरा स्टूडेंट्स का टेलीग्राम ग्रुप भी है जहाँ पे मैं डेली बेसिस में स्टूडेंट्स को आपका स्टडी मटेरियल इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट लेक्चर्स यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे आप कनेक्ट हो सकते हैं 8126830659 में। तो यहाँ पे मैं आपको स्टूडेंट्स को टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दूंगा, तो स्टूडेंट्स को वहाँ डेली बेसिस में जो भी आपका रिक्वायर्ड मतलब क्या कहते हैं लेक्चर्स हैं, जो भी आपका रिक्वायर्ड आपका उसमें स्टडी मटेरियल, वो चीज़ें मैं यहाँ पे पोस्ट करते रहता हूँ। ठीक है, और ये विदाउट एनी कॉस्ट है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें ऐसा कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा स्टूडेंट्स का ग्रुप है। ठीक है, नियर आपका मान के चलिए 35,000 प्लस स्टूडेंट जुड़े हुए मेरे से, तो काफ़ी मतलब अच्छा मतलब स्टूडेंट्स का ग्रुप है आपका। ठीक है, हेल्दी डिस्कशन होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये तो धीरे बात फिजिक्स की आपका, जहाँ पे आपका मैकेनिक्स हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ आपका एसी के कुछ कॉन्सेप्ट हो गए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है ये पेपर का लेवल क्या होगा। पेपर का लेवल ऑटोमेटिकली इजी हो जाता है जब आपके कॉन्सेप्ट और फंडे स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, पेपर का लेवल ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लेवल पे नहीं जाना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट और फंडे पे जाना है। और कंप्लीट सिलेबस के पीछे मत भागिए, टाइम बहुत कम है। जितना भी है उसमें कॉन्सेप्चुअली रिवाइज प्लस मैक्सिमम से मैक्सिमम अनसॉल्व, और टाइम फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरी चीज, फिजिक्स में टाइम का क्या डिस्ट्रीब्यूशन देना है। देखिए, फिजिक्स सबसे पहले आपको लास्ट में टाइम करनी है। सबसे पहले बायो हो गया, देन आपकी केमिस्ट्री होगी, उसके देन आपका फिजिक्स। फिजिक्स के लिए एटलीस्ट आपका 1 आवर 30 मिनट्स तो आपको सेपरेट आउट कर लेना है टोटल टाइम में से, क्योंकि बता चुका हूं फिजिक्स रैंक बैरियर है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आपकी रैंक ऊपर भी जाती है और अगर कम आए तो नीचे भी आ सकती है। यानी कि सेम नंबर में अगर आपकी फिजिक्स में ज़्यादा नंबर है तो आपकी रैंक ऊपर जाती है। ठीक है, और तीसरी एक और फैक्टर होता है जिसमें होता है आपका नंबर ऑफ ईयर्स ड्रॉप आउट। अगर कोई सीनियर स्टूडेंट है आपसे तो उसकी भी रैंक आपकी ऊपर जाएगी। ठीक है, सेम मार्क्स में, अगर मार्क्स सेम आ रहे हैं। स्ट्रेटेजी आपको यही फॉलो करनी है। सबसे पहले आपने जितना भी सिलेबस कर लिया है उसके आपको कॉन्सेप्ट को बाय हार्ट, कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होने चाहिए। कॉन्सेप्ट में आपके ग्राफ्स हो गए, ठीक है, टूल्स हो गए, ठीक है, और कुछ ऐसे हम क्वेश्चन से इनकाउंटर करते हैं जो हमें लगता है कि हाँ भाई कि हमें कुछ सीखने को मिला, उनको स्टार मान लेना चाहिए। ये अपने आप में कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, और ये हो गए ग्राफ्स हो गए। ठीक है, सिलेबस में आपका ये हो गया। अगली चीज, आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर की जो टाइम की लेंथ है वो आपकी फिक्स है। इतनी लेंथ में आप कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आगे चले जाएंगे, कोई स्टूडेंट बहुत पीछे हो जाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ नंबर ऑफ कंटेस्टेंट ज़्यादा है, तो जो रैंक बैरियर रहेगी फिजिक्स रहेगी, तो फिजिक्स का लेवल बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होने वाला है। तो फिजिक्स को देख के घबराइए मत, उसको कॉन्सेप्चुअली सीखिए, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अपने डाउट्स को पूछते रहिए। अगर आपके कोई डाउट्स हैं डेफिनेटली पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, साथ में टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और बोर्ड के स्टूडेंट्स को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मार्किंग लीनियर होगी। अगर आपने जरा सा भी थोड़ा कुछ भी लिख के आए तो कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलेंगे। लेकिन पेपर का लेवल मैं कहूँगा जो आपके स्टूडेंट हैं एवरेज लेवल से, मतलब एवरेज स्टूडेंट्स के ऊपर से ही गया है। ठीक है, लेकिन जितने स्टूडेंट मेरे से कनेक्टेड थे उनके बहुत अच्छे स्कोर आ रहा है और बहुत बढ़िया आ रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने डाउट्स पूछने हैं जिससे आप बेस्ट से बेस्ट बेनिफिट ले पाएँ। और बाकी बेस्ट फिजिक्स के कॉन्सेप्चुअल और मैथ्स के कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के लिए जुड़े रहिए विकास क्लासेस लाइट 2.0 के साथ। जहाँ भी रहिए सीखते रहिए और एंजॉय करते रहिए।